नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और आपका स्वागत है। यह है नारी शक्ति कार्यक्रम। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम पूरी तरीके से निर्धारित है महिलाओं के ऊपर। हमेशा हम हमारे कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं और आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, बहुत खास विषय है आज का, क्योंकि आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है जिससे कि हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं या हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमने विषय निर्धारित किया है वो भी बहुत खास है। देखते हैं, नज़र डालते हैं आज के विषय पे। आज का विषय जो है परमात्मा की सर्वोत्तम कृति नारी। बहुत खूबसूरत है ना? जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जो नारी है वो शक्तियों से भरपूर है, लेकिन कहाँ वो शक्तियाँ कभी डिप्लीट हो जाती हैं, नहीं दिखती हैं, या कई बार हम गलत हो जाते हैं। तो जानते हैं आज हम इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उसके लिए हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से। बहुत खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम स्वागत करना चाहते हैं सबसे पहले डॉक्टर उदय शाह जी का, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एनएलपी, माइंड एनर्जी ट्रेनर, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ऑरा क्लीन से और भी ना जाने क्या क्या आपने महारत हासिल की है। आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। इसी के साथ में हमारे बीच में है मिसेस अर्चना भामा जी, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, और इसी के साथ एंजल हीलर भी है। मैम, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। दर्शकों, यानी कि बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिएगा। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर, डॉक्टर उदय सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने जब रिसर्च करी, आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन फिर आपने सोचा कि हम रिसर्च शुरू करते हैं महिलाओं एम्पावरमेंट के ऊपर। तो विगत शायद 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं आप इसमें वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि इसी फील्ड में मुझे रिसर्च करनी है? ऐसा आपको क्या ख्याल आया? क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था दैट वाज कॉज ऑफ डिजीज़ एंड सफरिंग, इसके ऊपर मैंने रिसर्च शुरू किया। पहले तो 3 साल मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की। मैंने गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस की वाडिया हॉस्पिटल बॉम्बे में और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे पता चला कि जो मैक्सिमम बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी के वजह से होती है। जैसे इमोशंस होते हैं और जो भावनाएं होती हैं, उसी के वजह से इंसान बीमार पड़ता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि इंसान जीता है 2 कारणों की वजह से, एक चेतना, एक ऊर्जा, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, और दोनों चीज़ें महिलाओं में ही ज़्यादा प्राप्त की जाती है। तो जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, चाहे वो हम दुर्गा माँ की सोचे या सरस्वती माँ की या लक्ष्मी माँ की, और इसी तरह से जो इंसान, जो इवन पुरुष भी होता है, उसके अंदर भी पहले तो 7 साल फेमिनाइन एनर्जी होती है, महिलाओं की एनर्जी होती है। 7 साल के बाद उसके अंदर पुरुष की एनर्जी एक्टिव हो जाती है। और अगर वो बड़े होने के बाद, जो मेल है वो बड़े होने के बाद भी अगर फेमिनाइन एनर्जी कंटिन्यू होती है, तो उसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, जो महिलाओं से कनेक्टेड है, जो फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, जैसे वो आर्टिस्ट, डांसर, कोरियोग्राफर, सिंगर, ये बहुत अच्छी तरह से वो कर सकता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो सारी कलाएं महिलाओं में होती है, और अगर उस कलाओं को हमने संतुलित अवस्था में उसका विकसित नहीं किया तो कहीं ना कहीं बीमारियां निर्माण होती है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर तक की बीमारियां तब होती है जब किसी भी स्त्री या पुरुष के अंदर फेमिनाइन एनर्जी को दबोचा गया, अब्यूज़ किया गया, तब जाके कोई बीमारियां होती है। अद्भुत। मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों पे शायद हम बात नहीं करते हैं या हमें उसका ज्ञान नहीं है, अभाव है। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरी जानकारी दें। यहाँ पे हमारे बीच में सेकंड एक्सपर्ट हैं मिसेस अर्चना जी। जैसे कि आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, तो इस रेकी को हम सब जानते हैं कि एनर्जी होता है। एनर्जी की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आप दोनों को कैसे जोड़ती हैं, कैसे देखती हैं, कैसे परिभाषित करती हैं? देखिए, नारी और नारित्व का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ शक्ति की पूजा की परंपरा है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि अभी सर ने बताया कि यदि नारी परिवार की धुरी होती है और इतनी सक्षम होती है कि आज के ज़माने में वो पुरुष के संग कंधे से कंधा मिला के काम करके भी अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाती है, उस समय उसका सम्मान होना चाहिए, उसको एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए, और वो अपने आप में सक्षम है। यहाँ पे मेरा जो संदेश है, जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, नारी के लिए एक बात है कि उसे खुद पे दया नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने दोनों कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, जो दोनों हमारे माइंड हैं, उनको समन्वय के संग, संतुलन के संग में सुचारू रूप से अपने जो उसका कार्य है उसका निर्वाह करना चाहिए।
परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। और ये बहुत आसान है और सभी नारियां आज के समाज में, आज के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। वाह, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जैसे कि सर आपने अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ, आपने बोला कि जितने भी चक्रास होते हैं या आपने बोला हेमिस्फीयर जो होते हैं उसमें अनबैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीज हो सकती है। तो कैसे समझें कि इम्बैलेंस है? हाँ। और चलिए समझ में आ भी गया तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए? नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा शरीर अगर आज काम करता है तो चक्रों के वजह से, नाड़ियों के वजह से, मेरिडियंस के वजह से करते हैं। तो ये चक्र फेमिनाइंस होते हैं, ये एनर्जी फेमिनाइंस होती है। अगर उसको हमने बैलेंस कर लिया तो 100% हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ब्रेन का जो रिसर्च किया है हमारे मेडिकल साइंस ने, उसने कहा है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन फेमिनाइन एनर्जी होती है, जिसको हमारी संस्कृति चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो उसको भी अगर हमें बैलेंस करना सीख लिया तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। लेकिन वो नहीं कर पाते बिकॉज जब कंपैरिजन किया मेल और फीमेल्स का, तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड शुरू हो गया यहाँ पे, और फेमिनाइन को ये लगा, महिलाओं को ये लगा कि मुझे पुरुषों के साथ कंपटीशन करना है। जो ये एक गलत मैसेज शायद उन्होंने अपने दिमाग में लिया और उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को दबा के मस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, और इसके वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो एक खूबसूरती थी, उसकी जो एक पोटेंशियलिटी थी, जो हम साइंस में कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक तो बाद में आती है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी डिप्लीट होती है, उसके वजह से ड्रेन हो जाती है। इसलिए आजकल सी सेक्शंस ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं, लेट मैरिजेस होते हैं, डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और कंपैरेटिवली फाइब्रॉइड, सिस्ट और कैंसर की बीमारियां इसलिए बढ़ गई है बिकॉज बैलेंस होना कम हो गया है। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमने एक धारणा बना ली है कि जब हम एक महिला बोलती है कि मुझे अपने इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि हमें पुरुष से आगे निकलना है। तो हम अगर खुद की ही एनर्जी को समझ लें तो हमें दूसरी एनर्जी को लेने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वी आर फुल ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली। उसमें मैं थोड़ा एक आपको इंटरप्ट करूंगा कि जो ब्रेन की जो स्टडी हुई है, माइंड की जो स्टडी हुई है, इसमें महिलाएं जो फेमिनाइन एनर्जी है वो सबकॉन्शियस लेवल पे जीती है, जिसको हम 80% कहते हैं, और पुरुष है जो 18% से जीते हैं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 80% का दिमाग अगर 18% के साथ कंपटीशन करने के लिए सोचता है तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज ऑलरेडी उसमें तो इतनी 3/4 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर वो अपनी एनर्जी से भी काम करे ना तो भी इनफ है, नो नीड टू कॉम्पिटिशन विथ एनी मस्कुलाइन और मेल कैटेगरी। ऐसा है, मतलब इस एनर्जी को समझने की ज़रूरत है अपने आप में। अर्चना जी, जैसे कि यहाँ पे सर ने भी बोला, अगर मैं उसको थोड़ा सा जोड़ूं इंट्यूशन पावर के बारे में, कहा जाता है महिलाओं में अक्सर ज़्यादा होता है, और घरों में देखा भी गया, सुना भी गया, महिलाएं अधिकतर किसी चीज़ पे टिप्पणी देती हैं, कोई बात कहती हैं, और अन्यथा वो चीज़ हो जाती है तो वो यही कहने में आता है मैंने कहा था ना, देखो ये हो गया। तो वो कैसे इंट्यूशन पावर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, वो एनर्जी कैसे होती है? देखिए, जब तक स्त्री अपने आप को अच्छी तरह समझ रही है, अपनी चेतना में है, क्योंकि देखिए सर ने बताया अभी, डॉक्टर उदय शाह ने, कि नारी में कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होती है, सबकॉन्शियस माइंड से वो जीती है। तो देखिए प्रकृति ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया है कि उसकी इनहेरेंट पोटेंशियलिटीज़ में ये चीज़ें उसे स्वतः मिली हैं। क्योंकि सोते में भी यदि माँ बच्चे को थपथपा देती है तो बच्चा सो जाता है, उसके स्पर्श में इतनी चिकित्सा होती है। तो वो वैद्य भी है, वो प्रकृति भी है, वो अन्नपूर्णा भी है, वो बहुत सक्षम है। पर एक छोटे से दायरे में अपने आप को यदि हम नारियों ने प्रतिस्पर्धा के लिए लाएंगे तो हम अपने नारीत्व को स्वयं ही इम्बैलेंस करते हैं, अपने अंदर बीमारियां लाते हैं, और उसके लिए समाज की स्तर पर सबके मिले जुले एफर्ट्स होते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत आपने यहाँ पे आंसर दिया है। डॉक्टर उदय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इमोशनल फैक्टर सबसे ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, ये हम सब जानते हैं कि इमोशनल ज़्यादा होती है। क्या जो बीमारियां हैं लगभग, जैसे कि हम थायराइड की बात करें, फाइब्रॉइड्स की बात करें, सिस्ट की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करें, ये सारी जो बीमारियां हैं उसके पीछे उसका भावनात्मक कुछ जुड़ाव होता है? क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो बीमारियां और उसका इमोशनल स्टेटस वो आपस में कैसे काम करता है।
महिलाओं में जो मेन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अर्थ एलिमेंट में, मतलब एक रूट चक्र मूलाधार चक्र में, जिसको हम पिलर कहते हैं। एक इंसान में जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसका एक पिलर होता है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। अब आप समझिए कि अगर उस महिलाओं के अंदर कोई भी इमोशन इम्बैलेंस्ड हो गया, इमोशंस को हम वाटर एलिमेंट कहते हैं, तो अर्थ में अगर गलत पानी चला गया, पॉल्यूटेड वाटर चला गया, तो बीमारियां होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वो शुरुआत छोटी छोटी फंक्शनल डिसऑर्डर से होता है, फिर पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर से होता है, फिर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स पे जाता है करके। तो पहले तो मेडिकल साइंस ये सोच रहा था कि बीमारियां थॉट्स के वजह से होती है, जो एक्चुअली गलत है। जो मैंने भी रिसर्च किया, बीमारियां इमोशंस के वजह से होती है, थॉट्स के वजह से नहीं होती है। और इमोशंस महिलाओं से जुड़ी है, थॉट्स पुरुषों से जुड़ी है करके। तो महिलाओं को ज़्यादा अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, अपनी चंद्र नाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए। उसकी जो सुपर जीन्स क्वालिटी है, उनके अंदर जो एक डिवाइन क्वालिटीज़ है, वो उससे बाहर निकलने आना चाहिए। तब मुझे लगता है हम बीमारियों का बैलेंस कर पाएंगे, हम उसको स्वस्थ रख पाएंगे और हम उनको तंदुरुस्त रख पाएंगे, फिट एंड फाइन रख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे अर्चना जी, आप क्योंकि रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं, हमने कई बार सुना है कि रेकी से कई सारी बीमारियों को हम हील कर सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए डिस्टर्ब है किसी महिला में और उसको कोई परेशानी है भी, चाहे हम छोटी सी बीमारी लेते हैं थायराइड, एक्चुअली वो बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी हम कैटेगरी करते हैं कि थायराइड है, तो क्या रेकी या कोई भी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, क्या हम उससे उसको हील कर सकते हैं, कोई भी बीमारी को हील कर सकते हैं? बिल्कुल। हम, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और हमारे अंदर स्वतः सदियों से थी, अभी सिर्फ एक गुरु शिष्य परंपरा में और शक्तिपात के द्वारा हम इसे अपने अंदर फिर से स्थापित करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि विचारों से बहुत चीज़ें ठीक होती हैं, और रेकी में हमारे पास में एनर्जी भी होती है, मेथड्स भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, हम अप्लाई करते हैं, और काउंसलिंग भी होती है, क्योंकि हम कॉज एंड इफ़ेक्ट पे भी जाते हैं। मिसट्रस्ट करेंगे तो हम उनको एडवाइस करते हैं थायराइड में कि आप विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि मिसट्रस्ट के कारण होती है। अपनी क्षमताओं को पहचानें, इनसिक्योर ना फील करें और अपने ऊपर तरस ना खाएं। ओह ग्रेट। ये सबसे बड़ी, बहुत ज़्यादा ना सोचें और अपने ऊपर तरस ना खाएं। मैं हर महिला को ये संदेश देना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल मैसेज, जो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज यहाँ पर है। यहाँ पे उदय जी, ऑरा के बारे में हम सब जानते हैं और ये होता भी है कि इसका ऑरा बहुत अच्छा है, किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलके हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, कैसे समझें अपने ऑरा को, कैसे अच्छा करें, और हम कैसे समझेंगे, और अगर मुझे लग भी रहा है कि मुझे इससे मिलके अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ से कैसे अपने आप को दूर करें, ये भी बताइए। यस यस, एक सिंपल है। ऑरा तो एक इंग्लिश वर्ड है, इसको अगर हम हिंदी में समझे तो उसको छाया शास्त्र कहते हैं। छाया अगेन फेमिनिन एनर्जी होती है। ऑरा आभा मंडल जो है वो बनता है चक्रों के गतिविधियों से, ऑसिलेशन से, मूवमेंट के वजह से। तो हमारा जो रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिलर है। तो अगर महिलाओं के अंदर फियर ज़्यादा है तो फाइब्राइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं के अंदर अगर इनसिक्योरिटी ज़्यादा है तो उसका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ पे भी उसका ऑरा डिस्टर्ब होता है और उसको थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं के अंदर अगर कभी ईर्ष्या या ईगो जैसी कोई चीज़ ओवर एक्टिव हो गई, फायर एलिमेंट ओवर एक्टिव हो गई, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एसिड लेवल बढ़ जाता है, पीएच लेवल में गड़बड़ी हो जाती है। और जब भी पीएच लेवल में अगर एसिड बढ़ जाता है तो सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो जो भी ग्रंथियों की बीमारियां हैं वो सारी उसी के वजह से होती है। तो ये जो रेकी वगैरह जो चिकित्सा है, या कोई भी प्राणिक हीलिंग है, करुणा हीलिंग है, ये जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी आज कुदरत ने अवेलेबल की है, वो फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए की है। तो जैसे इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाती है तो उसकी हेल्थ, फिटनेस, रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। बिल्कुल। अगर हम कर्मा की बात करते हैं अर्चना जी, कर्मा हम सब कहीं ना कहीं हम उससे वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं, लेकिन अगर महिलाओं और कर्मा को अगर हम जोड़ते हैं तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा कर्मा क्रिएट करती हैं पुरुषों के वनस्पत, क्योंकि थॉट, इमोशन और एक्शन होता है। तो यदि आपके थॉट अच्छे हैं, आपका इमोशन बहुत बैलेंस है, शक्तिशाली है, तो आपका एक्शन बहुत अच्छा होगा। और वो एक्शन सबके लिए बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होता है। पर यदि आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके एक्शंस भी जो हैं, कर्मा तो क्रिएट होता है, अच्छी क्वालिटी का हो या लो क्वालिटी का हो। यदि निम्न स्तर का कर्मा क्रिएट हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें उसके भी कीमत तो चुकानी पड़ती है, क्योंकि अर्थ स्कूल में हम
कीमत चुकाने के लिए आए हैं, चाहे अपने थॉट और इमोशंस को डिस्टर्ब करके बीमारियों से इस शरीर को तकलीफ दें, या अच्छे इमोशंस और थॉट रख करके खुद को भी शक्तिशाली बनाए, अपने परिवार को भी शक्तिशाली बनाए, समाज को भी बनाए, विश्व को भी बनाए। ब्यूटीफुल। डॉक्टर उदय जी, आपने बहुत रिसर्च करी है और हमने ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि 2021 को लेकर आपके कुछ प्रेडिक्शंस थे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो वो प्रेडिक्शंस क्या थे, क्या उसके आपको रिजल्ट्स आगे समझ में आते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। पिछले साल जब ये 2020 का साल था, तभी मैंने रिसर्च का एक प्रेडिक्शन किया था कि इस साल बहुत सारे उथल पुथल होने वाले हैं, बिकॉज न्यूमरोलॉजिकली 2 स्टैंड्स फॉर फेमिनाइन एनर्जी, 1 स्टैंड्स फॉर मस्कुलाइन एनर्जी। तो 2 के आगे अगर शून्य आता है, मतलब हमें कहीं ना कहीं ठहराव करना पड़ता है, हम शून्य में मतलब टोटली 0 लेवल पे चले जाते हैं करके, बिकॉज 2 स्टैंड्स फॉर मदर अर्थ, फेमिनिन एनर्जी। तो मदर अर्थ ने हमें स्टैग्नेंट कर दिया, रोक लिया, और उसका एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और ये जो 2021 का जो साल है, जिसमें 2 डबल टाइम आता है, एक ही बार आता है, तो डेफिनेटली ये महिलाओं का साल है, जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पोटेंशियलिटी को बाहर निकाल के बहुत सारा प्रोग्रेस कर सकती है। और एक छोटी सी बात मैं थोड़ा आपको कर्मों के बारे में जो अभी हमारी बात हुई, वो इसी के न्यूमरोलॉजिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि महिलाओं के अंदर क्या है कि संचेत कर्मा और प्रारब्ध कर्मा की पोटेंशियलिटी ज़्यादा होती, पुरुषों के अंदर कर्मकांड कर्मा होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि कर्मकांड कर्म का मतलब कि अभी मैंने गलत किया और अभी मैंने उसका भरपाई कर ली, और संचेत का है मैंने होल्ड किया। तो महिलाओं में होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तभी वो 9 महीने बच्चे को संभाल पाती है इस तरह से। तो जो हमारा संचेत है वो समय समय पे महिलाएं उसको प्रारंभ में ले आती है, और वो उसे एक देवीय डिवाइन शक्ति के रूप में गिफ्ट किया गया, एक वरदान दिया गया है इस तरह से। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो 2020 गया है, हाँ, वो निर्धारित था, ऐसा होना ही था। जी, वो किसी भी रूप में हो सकता था, क्योंकि मदर अर्थ के साथ हमने जो टॉर्चर किया है, तो मदर पेन में है, तकलीफ में है। हमने जो कुदरत का विनाश किया है, जो पंच महाभूता का हमने इम्बैलेंसिंग, मतलब हमने फ्लाईओवर बनाए, टनल्स बनाए, जो मेट्रोस चीज़ें बनाए, मॉल्स बनाए, तो मदर कहीं ना कहीं तकलीफ में है। तो माँ जब भी तकलीफ में होती है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली फैमिली में या पूरे देश में होने ही वाला है, वो नेचुरल है। बिल्कुल। दर्शकों, हम कहते भी हैं ना कि हमें अपने घर से ही शिक्षा दी जाती है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, उनका आदर किया जाए, उनसे प्यार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ एनर्जीज जाने अनजाने में हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं ताकि हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे। यहाँ पे टेलीपैथी भी बहुत काम करती है, हम जानते हैं। मैडम, हम आपसे ही ये क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपना कुछ डिस्कशन भी हुआ था इस बारे में। पहले के समय में होता था कि आचार्य जो थे, मुनि लोग होते थे, अपनी बात को सिर्फ अपने विचार से दूसरे तक पहुँचा दिया करते थे। अब मोबाइल फ़ोन हो गए तो शायद हम अपने विचार इतने जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन तब भी महिलाओं में वो जो विचार होते हैं वो क्या ज़्यादा होते हैं, और कहाँ वो लुप्त हो गई हैं चीज़ें? देखिए, अभी भी पूर्ण रूप से तो लुप्त नहीं हुई है, बिल्कुल, पर महिला अपनी चेतना का विस्तार और अवेयरनेस का विस्तार बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा करेगी ये सहज रूप से उसके लिए सक्षम है, और अभी भी ऐसा करते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अपने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अपनी चेतना का और अपनी अवेयरनेस का को बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो जितना आप अपनी चेतना का विस्तार करेंगे, जितना आप अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय लेवल पे ले जाएंगे या बहुत विस्तृत कर देंगे, आप उतनी सहजता से लोगों तक पहुंच पाएंगे। और ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे? अब आपने अगर आसान शब्द लगा दिया है तो हमारे तमाम दर्शक जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में सबसे पहले आएगा अगर आसान है तो कैसे, और हम तक ये चीज़ क्यों नहीं पहुंची है, तो वो भी बताइए। देखिएगा, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है महिला के अंदर प्रेम होता है, वो उसको हीलिंग पावर देता है। फॉरगिवनेस होती है जो उसे वननेस देती है, लोगों से मिलाने की शक्ति देती है। फिर उसमें एक हार्मनी होती है जो लोगों के संग स्वतः घुलने मिलने की प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, तो उससे वो बहुत पावरफुल होती है। और ये यदि नारी में प्रेम है, पीस है, लव है, क्रिएटिविटी है, फॉरगिवनेस है, तो आपका खुद का स्वरूप और चेतना इतनी
विस्तृत सहज रूप से हो जाती हैं कि आप लोगों से अपने मन से बात कर सकते हैं, आप कॉन्शियस लेवल पे बात कर सकते हैं क्योंकि आपका मन शांत है, आप उनकी विचार की तरंगों को ग्रहण कर सकते हैं। आप सक्षम हैं ग्रेटिट्यूड के कारण, फॉरगिवनेस की है, आप में वननेस आ गई है, तो आप अपनी चेतना को और अपने संदेश को मैं आप तक भी पहुंचा सकती हूँ और बहुत सहजता से आप उसे ग्रहण करेंगी। वाह, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि हम जितनी भी बात करें इस पे बहुत कम है, लेकिन हमें 1 to 1 आगे बढ़ते ही जाना है। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे उदय जी कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारा काम किया, उसमें एक टॉपिक आपने एजुकेशन को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आपने क्या रिसर्च करी है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं उसको लेकर? एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया कि महिलाएं हैं वो चंद्र नाड़ी से ज़्यादा चलती हैं, राइट ब्रेन ज़्यादा होता है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम इंट्यूशन और टेलीपैथी की बात करते हैं वो चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ है और एजुकेशन पूरा चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जो लॉजिकल साइंस है, जो कॉन्शियस माइंड से चलता है, वो तो सिर्फ 18% है। मतलब साइंस और मैथ्स ये 18% काम करता है, जो आर्ट्स है वो 80% काम करता है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं 80% एजुकेशन को ओवरटेक कर सकती है कंपेयर टू द मेल कैटेगरी, ऐसा है करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत देश में हम महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने नहीं देते, इसलिए उसकी जो पोटेंशियलिटी है, जो उसकी चंद्र नाड़ी की जो क्रिएटिविटी है, जो डायनेमिक चीज़ें हैं, वो सब दब जाती है करके और वो बाहर नहीं आती है। बिकॉज हमने इंडिया में वेस्टर्न कंट्री की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपनाया और यहाँ के जो इंट्यूटिव आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी जो चीज़ें थी उसको हमने कम कर दिया, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ऐसा है। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हर एक जो पॉइंट हमने प्रकृति से जो हमें मिला था, हमें उसे दबाना नहीं है, उसको हमें खुल के हमें उस चीज को रखना है। हमने यहाँ पे इंडिया को एक रॉबोट बना दिया है, एक टेक्नोलॉजिकल रॉबोट बना दिया है। अदरवाइज अगर आप पहले देखो कि चाहे वो रुक्मणी है या राधा है या मीरा है, उनके एक्सप्रेशन पे पूरा एक पूरा हमारा भारत की संस्कृति चलती थी और वही चीजें आज दबाई गई। ना प्यार है, ना रिस्पेक्ट है, ना मान सम्मान है और ना उन्हें एजुकेशन देके उसे आगे बढ़ने देते हैं, ऐसा है। बिल्कुल मैम। अर्चना जी, जब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की, हमने रेशियो भी दे दिया, 20/80 का रेशियो दे दिया है। जब हमारे पास इतनी अपार शक्तियां हैं, महिलाओं में इतनी अपार शक्तियां हैं, तो हम उसे कहीं ना कहीं क्यों नहीं पहचान पाते हैं? अगर पहचान लेते हैं तो उसके साथ हम कैसे बोलना चाहिए, तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते हैं? उसको कैसे एक्टिवेट करना चाहिए, ये भी बताइए। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। आप अपने स्कूल का टाइम टेबल उठाइएगा, उसमें जो राइट ब्रेन के लिए हैं वो आपको महीने में, वीक में 10 या 12 पीरियड मिलते हैं आउट ऑफ 48। और कॉन्शियस मैथ्स के आपको 8 पीरियड मिलते हैं जब आपने पढ़ाई करी थी, साइंस के आपको बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली हमें अपनी शिक्षा की प्रणाली मूलभूत, जहाँ से भी एक मूलभूत इकाई शुरू होती है, हमें वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को जागृत करना है, उनको स्थान देना है, तभी वो समन्वय आएगा। क्योंकि को एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे मस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। हमारे स्कूल टाइम टेबल को आप रिलेट करिए, म्यूज़िक के लिए 1 पीरियड, लैंग्वेज के लिए 3 पीरियड, संस्कृत के लिए 2.5 या 3 पीरियड। तो ऐसे नहीं चलेगा। हर स्तर पर, हर समुदाय में, हर वर्ग पर, एक एक यूनिट पर हमें इसके लिए काम करना है। बिल्कुल, यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि जो मूल तौर पे जो हम घर से जब निकलते, घर की शिक्षा के बाद में एक स्कूली शिक्षा ही अहम होती है जो हमें आगे के लिए हमें बनाती है, प्रिपेयर करती है। तो वहीं से ही अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पे देखने को बहुत मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे टाइप ऑफ अब्यूज़ के बारे में भी बताया है कि किस तरीके से लोगों को, महिलाओं को स्पेशली, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो आप उसको किस तरीके से रखते हैं, वो चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, एक सिंपल है कि अब्यूज का मतलब है कि उसका गलत उपयोग करना करके। अब महिलाओं में जो पावर है, पोटेंशियलिटी है, जिससे मैनिफेस्टेशन होता है हमारा कार्यों का, ड्रीम्स का, डिज़ायर्स का, गोल्स का, विशेष का, तो इसी को डाइवर्ट किया जाता है या दबा दिया जाता है इस तरह से।
तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज जहाँ से आपको एनर्जी आती है अगर आप उसी चीज़ को अब्यूज़ करोगे या दबा दोगे तो ज़्यादा समय तक ये चीज़ें नहीं चलती है। ये ज़रूरी समझना है यहाँ पे। तो उसके वजह से भेदभाव बढ़ जाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। दर्शकों, वैसे तो हमने पूरी कोशिश करी है आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे विषय हैं हमारे पास। एक छोटे तौर पे अर्चना जी, मैं आपसे चाहूँगी कि बहुत ही 1-2 लाइन में आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं इस मंच के माध्यम से, वो आप ज़रूर दीजिए। मेरा जो आप लोगों के लिए मैसेज है, मेरे लिए, हमारे लिए, सभी नारी वर्ग के लिए, कि अपने पे विश्वास रखें, अपने पे दया बिल्कुल ना करें और बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आप स्वतः ही शक्तिशाली हैं। जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो सही दिशा में सोचें, सही एक्शन लें, और आप खुद स्वयं प्रकृति हैं, स्वयं शक्ति हैं, तो बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड को खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल। डॉक्टर उदय जी, हम आपसे भी बोलेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, वो ज़रूर दीजिए। आज का जो दौर है उसमें हम सबसे ज़्यादा जीते हैं तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के वजह से, और मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, रैम है, प्रोसेसर है, बहुत कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मोबाइल में है तो वो बैटरी होती है, और वो महिलाएं हैं करके। तो अगर आप में कितने भी एप्लीकेशन से, कितना भी 8 GB का रैम है या 256 GB की मेमोरी है, और अगर बैटरी ही वीक है तो मोबाइल का कोई यूज़ ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, जिससे आपको शक्ति मिलती है, जिससे आपके ड्रीम्स मैनिफेस्टेशंस होते हैं, और जिसके वजह से एक बच्चा बचपन से लेके, मतलब माँ के गर्भ से लेके वो पूरी लाइफ जीता है सिर्फ उस पावर के वजह से, एनर्जी के वजह से। उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो हमें बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की बहुत कमी है। तो आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं अर्चना भामा जी से बोलूँगी कि आप समय निकाल कर, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और इसी के साथ में डॉक्टर उदय शाह जी, आप भी समय निकल के, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है हमारे कार्यक्रम, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। जी हाँ, क्योंकि आज हम जान गए हैं कि हमें अपने आप पे दया नहीं करनी है, करुणा नहीं करनी है। हम अपने आप में शक्ति से परिपूर्ण हैं, तो बस उसको पहचानना है और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को भी सशक्त बनाना है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।